नमस्कार, एएनटी व्यूज के साथ मैं हूं असित नाथ। बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ठीक 1 साल बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मतलब मुख्य चुनाव। और ये उपचुनाव कौन जीतता है कौन हारता है ये तय करेंगे ये उपचुनाव कि विधानसभा चुनाव में हवा कैसी चलेगी। इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं उपचुनाव। ठीक 1 साल बाद चुनाव होने की वजह से यहां से एक हवा बनेगी, यहां से एक माहौल बनेगा और ये माहौल 25 का चुनाव तय कर सकता है। इसलिए दोनों गठबंधनों ने, एनडीए ने भी और एनडी ने भी, अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बीच में एक नया खिलाड़ी भी आ गया है, तो थोड़ा माहौल रोचक हो गया है। बारी बारी से समझते हैं कि माहौल इतना रोचक हुआ क्यों है। 2 सीट तो बड़ी हॉट हैं, आप भी जान रहे हैं, तरारी और बेलागंज। क्यों हॉट है इसकी भी चर्चा करेंगे और इन चुनावों के परिणाम कैसे विधानसभा चुनावों के लिए माहौल बनाएंगे इसकी भी चर्चा करेंगे। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, समय बहुत कम बचा है। महागठबंधन की तरफ से, मतलब इंडी गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने 3 जगहों से अपने उम्मीदवार दिए हैं। एक जगह से सीपीआई-एमएल ने अपना उम्मीदवार दिया है। कांग्रेस को किसी ने पूछा तक नहीं, किसी बैठक में भी नहीं बुलाया गया। कांग्रेस को सीट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। एनडीए की तरफ से 2 सीट पर बीजेपी है, 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का उम्मीदवार है और 1 सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार है। 2020 के चुनाव में इन 4 में से 3 पर तब महागठबंधन था, अब इंडी हो गया है, तो उन लोगों ने जीत दर्ज की थी 3 सीट पर। तरारी और बेलागंज काफी हॉट सीट माना जा रहा है। तरारी आरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहां से जो विधायक थे वो अब सांसद हो गए हैं। एनडीए की तरफ से तरारी में प्रशांत विशाल है उम्मीदवार। प्रशांत विशाल पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। सुनील पांडे साल 2000 से साल 2015 तक लगातार वहां विधायक रहे हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। समता पार्टी थी तो समता पार्टी में रहे, बाद में जब जदयू बन गया, समता पार्टी टूट के, तो फिर वो जदयू में आए और वो लगातार चुनाव जीतते रहे, तो उनकी अपनी एक पकड़ है। अच्छा, 2020 में जब उन्होंने निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ा तो बहुत अधिक वोट लेकर आ गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक निर्दलीय उम्मीदवार को इतने वोट आ जाएंगे और महज 11,000 वोट के अंतर से वो चुनाव हारे थे। तो उनका अपना एक वोट बैंक भी है सुनील पांडे का। सीपीआई-एमएल की तरफ से राजू यादव हैं। राजू बड़े संघर्षशील नेता हैं, हम सब जानते हैं उनको, संघर्ष ही उनकी पहचान है। 2015 में संदेश से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, 2020 में बड़हरा से लड़े थे, 2014 में आरा से भी वो चुनाव लड़े थे, आपको याद होगा, और 4 लाख के करीब उनको, 4 लाख से थोड़ा ज्यादा ही वोट लोकसभा चुनाव में उनको आरा से आया था। तो उनको सीपीआई-एमएल ने वहां से उम्मीदवार बना दिया है। अब थोड़ा सामाजिक समीकरण समझे कि कौन किसके फेवर में है, क्योंकि जीत हार तो सामाजिक समीकरण से ही तय होना है। तो अब बिहार क्या, पूरे देश की राजनीति में यही होता है। लोग अनावश्यक तौर पर ये कहते रहे कि बिहार में जात की राजनीति होती है। कहां नहीं होती है, जरा बता दीजिए। क्या दक्षिण में नहीं होती? दक्षिण के आप परिणाम उठा के देखिए, सब जातीय समीकरण के आधार पर उम्मीदवार उतारते हैं। तो सिर्फ बिहार इसके लिए बदनाम है और इसलिए कि हम बिहारी ये सुन के चुप हो जाते हैं। होता हर जगह यही है। सवर्ण वोट तरारी में पूरी तरह से बीजेपी के साथ दिख रहा है, पूरी तरह से। ये नहीं कि चूंकि सवर्ण उम्मीदवार है वहां इसलिए, सवर्ण वोट पहले से भी तरारी में बीजेपी के खाते में ही आता था। अब वहां जो निर्णायक वोटर है, निर्णायक वोटर कौन कौन है वहां तरारी में? निर्णायक वोटर है भूमिहार, निर्णायक वोटर है वैश्य और निर्णायक वोटर है कुशवाहा। भूमिहार पूरी तरह से, भूमिहार का सारे सवर्ण पूरी तरह से भाजपा के साथ दिख रहे हैं, एनडीए के साथ दिख रहे हैं। वैश्य, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल वैश्य जाति से आते हैं, उनकी मजबूत पकड़ है अपनी जाति में, तो इस बार वैश्य जो है पूरी तरह से एनडीए के साथ खड़ा वहां दिख रहा है। सम्राट चौधरी हैं, उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, उनकी अच्छी पकड़ है कुशवाहा जाति में, तो उनका चेहरा देखकर, और पहले भी एनडीए के साथ ही कुशवाहा खड़े होते थे। कोरी कुर्मी तो एनडीए के साथ, दलित तो एनडीए के साथ पहले से ही है, तो ये कुशवाहा वोटर भी तरारी में एनडीए के साथ है। भूमिहार ऑलरेडी है ही, उम्मीदवार ही भूमिहार जाति से है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का अपना प्रयास भी वहां चल रहा है और वो भी भूमिहार जाति से आते हैं। तो एक बड़ा चंक वोट का, एक बड़ा चंक एनडीए के साथ दिख रहा है। इसलिए अभी जो स्थिति है, अभी जो माहौल है, उसमें एनडीए उम्मीदवार
विशाल प्रसाद लीड लेते हुए दिख रहे हैं, आगे दिख रहे हैं, लग रहा है कि चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन बाकी चीज तो भाई मतदाता तय करते हैं और वही तय करेंगे। सीपीआईएमएल की तरफ से राजू जी हैं और राजू यादव हैं, तो निश्चित तौर पर और राजद के साथ गठबंधन है तो यादव वोट तो उनके साथ है। मुस्लिम यादव समीकरण है वहां। एक बात जो महिला मतदाताओं को लेकर है कि वहां एफवा बहुत मजबूत संगठन है। एफवा भाकपा माले का जो महिला संगठन है ये वहां मजबूत है, तो एफवा भी वहां प्रयास कर रहा है महिलाओं के बीच। अब वो एफवा का प्रयास कितना रंग लाता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन इतना तय है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल वहां वैश्य मतदाताओं को प्रभावित करते दिख रहे हैं। सम्राट चौधरी जी हैं वो वहां कुशवाहा मतदाताओं को प्रभावित करते दिख रहे हैं। विजय सिन्हा जी हैं वो भूमिहार मतदाताओं को प्रभावित करते दिख रहे हैं। और सुनील पांडे की अपनी पकड़ तो है ही, सवर्ण वोट वैश्य वोट पहले से ही भाजपा के साथ है। तो ऐसे में अभी भाजपा वहां लीड लेती, मतलब तरारी में एनडीए लीड लेती दिख रहा है। अब बात बेलागंज की करते हैं। एनडीए की तरफ से जदयू ने यहां अपना उम्मीदवार दिया है बेलागंज में। बिंदी यादव जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय बिंदी यादव, उनकी पत्नी है मनोरमा देवी, एमएलसी रह चुकी है, आप सभी उनको जानते हैं, तो उनको जदयू ने टिकट दिया है। और राजद ने पूर्व एमएलए और मौजूदा एमपी सुरेंद्र यादव के बेटे को उम्मीदवार बना दिया, विश्वनाथ यादव। सुरेंद्र यादव 1990 से लगातार वहां चुनाव जीतते रहे, 6ठी बार चुनाव जीते थे विधानसभा का, तब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर सांसद बने, तो जो सीट खाली हुई वहां से उनके बेटे विश्वनाथ यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेंद्र यादव की बड़ी मजबूत पकड़ है वहां यादव और मुस्लिम मतदाताओं के बीच, तो लड़ाई दिलचस्प है, बहुत आसान वहां भी लड़ाई नहीं है। इसमें एक खेल कर दिया है जो राजद उम्मीदवार के खिलाफ जा रहा है, वो खेल किया है जनसुराज ने वहां से बाहुबली मोहम्मद अमजद को अपना उम्मीदवार बना दिया है। अमजद कई मामलों के आरोपी हैं और कई मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर। मतलब पहले ये लोग कह रहे थे कि हम बड़ी साफ सुथरी राजनीति करेंगे, हम तो बिहार को बदलने आए हैं, साफ सुथरे लोगों का विधानसभा जाना जरूरी है। लेकिन पहले ही चुनाव में, वो भी उपचुनाव में, जहां मात्र 4 उम्मीदवारों का चयन करना था, उसमें भी एक बाहुबली को प्रशांत किशोर ने मैदान में उतारा है वहां से, बेलागंज से। तो अगर मुस्लिम वोट काटने में वो सफल रहे तो फिर विश्वनाथ यादव का हारना वहां तय है, सुरेंद्र यादव के बेटे का हारना तय है। मुस्लिम वोट का डिवीजन अगर होता है तो, और अमजद प्रभावशाली है मुसलमानों में, तो कुछ ना कुछ वोट तो वो काटेंगे। एनडीए उम्मीदवार, अब दूसरा विश्वनाथ यादव के साथ संकट है कि एनडीए उम्मीदवार मनोरमा देवी भी यादव जाति से आती हैं, जो जदयू प्रत्याशी हैं, और अपनी जाति में उनकी पकड़ अच्छी है। उनके हस्बैंड बिंदी यादव की पकड़ बहुत अच्छी थी यादव जाति में, तो यादव अगर 10% भी टूट जाता है और 10% मुसलमान भी अगर जेएसपी की तरफ चला जाता है तो फिर वहां राजद की हार सुनिश्चित है और वो सीट फिर एनडीए के खाते में जाना तय है। आरजेडी को मुसलमानों पर भरोसा है तो भाई जेएसपी ने मुसलमान उतार दिया है और एनडीए का रास्ता वहां आसान कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि वहां ये 2 सीट हम फिलहाल समझ पा रहे हैं एनडीए खाते में। अब तीसरी सीट की चर्चा करते हैं, इमामगंज। इसे आमतौर पर बिहार में कहा जाता है कोयरी का नैहर। वहां कुशवाहा वोट की आबादी बहुत बड़ी है, तो कोयरी का नैहर एक पहचान है इमामगंज की। एनडीए की तरफ से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पुत्रवधू हैं दीपा मांझी। दीपा मांझी जिला परिषद का चुनाव भी जीत चुकी हैं। दीपा मांझी के पति संतोष सुमन अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं और उनके ससुर जी तो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वही पहले विधायक भी वहां से इमामगंज से हुआ करते थे। जीतन राम मांझी जी बिहार का मुख्यमंत्री रहे वहां का विधायक रहते हुए। उन्होंने गया से लोकसभा का चुनाव जीत लिया, सीट खाली हो गई, तो अब उनकी बहू वहां से चुनावी मैदान में है। मांझी यहाँ बहुत निर्णायक मतदाता नहीं है, यहाँ निर्णायक मतदाता है कुशवाहा, यहाँ निर्णायक मतदाता है कोयली, और कोयली ही परिणाम तय करते हैं। तो कोयली वोट पिछले चुनाव में एनडीए को ही मिले थे और इस बार भी वो एनडीए को ही मिलेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कोयली कुर्मी अपना एक गठजोड़ भी है बिहार में, दूसरा की उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का चेहरा लोगों के सामने है, वहां काफी लोकप्रिय भी हैं, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, उनकी मजबूत पकड़ है वहां।
तो कुशवाहा वोट हो गया। जीतन राम मांझी जी का अपना वोट बैंक है जो उनकी पुत्रवधू को जानता है। इसमें बड़ी संख्या में दलित हैं, मांझी हैं जो उनके साथ हमेशा खड़े दिखते हैं, तो ये वोट बैंक है। मतलब हम और राजद में वहां है, ऐसा नहीं है, टक्कर है। हमने भी वहां से एक मांझी उम्मीदवार रोशन मांझी को उतारा है और रोशन मांझी को मुस्लिम यादव पर पूरा भरोसा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इमामगंज में मुस्लिम और यादव निर्णायक मतदाता नहीं हो पाता है, इसलिए आरजेडी का वहां जो है समीकरण कमजोर दिख रहा है और एनडीए का समीकरण मजबूत दिख रहा है। एनडीए के साथ बड़ा चंक है। एनडीए के साथ देखिए सवर्ण है पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, कोयरी कुर्मी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, दलित पूरी तरह से इसलिए जुड़े हुए हैं कि मांझी जी का अपना परिवार तो वहां है ही, चिराग पासवान जी भी एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार जी का अपना दलितों में प्रभाव है, भाजपा का अपना प्रभाव है, तो दलित भी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इसलिए इमामगंज में एनडीए का पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है। अब बात करते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ में दो क्षत्रिय, दो राजपूतों के बीच टक्कर हो रही है, सीधी टक्कर वहां दिख रही है, कोई बीच में नहीं है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने बेटे अजीत सिंह को वहां उम्मीदवार बताया है। अजीत सिंह के बड़े भाई सुधाकर सिंह वहां विधायक हुआ करते थे। सुधाकर सिंह ने जब लोकसभा का चुनाव जीत लिया तो वो सीट खाली हो गई, आरा से वो जीते हैं तो वो सीट खाली हो गई। तो अपने बड़े भाई की सीट पर अजीत सिंह वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो जगदानंद सिंह की अपनी प्रतिष्ठा वहां दांव पर लग गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां से राजपूत उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को मैदान में उतार दिया है। तो ये सीधी लड़ाई वहां दिख रही है और जो अशोक कुमार सिंह है भाजपा उम्मीदवार, इनको भरोसा है कि सवर्ण सारे, मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, ये सारे सवर्ण जो भाजपाई हैं, भाजपा को वोट करते हैं, वैश्य पूरी तरह से भाजपाई हैं, तो वहां वैश्य आबादी ठीक ठाक है। कुशवाहा, कुर्मी पूरी तरह से है एनडीए के साथ, दलित वहां एनडीए के साथ हमेशा दिखते हैं। तो मतलब आरजेडी वहां सिर्फ एमवाई समीकरण के आश्रय चुनावी मैदान में है, मुस्लिम और यादव समीकरण के आश्रय ही वहां चुनावी मैदान में है और एनडीए के साथ एक बड़ा तबका वहां भी जुड़ता दिख रहा है। तो जो पिछले परिणाम हुए थे 2020 में कि 3 सीटें महागठबंधन के खाते में गई हैं, कम से कम वो परिणाम इस बार नहीं होंगे, ऐसा अनुमान अभी से लगाया जा रहा है। चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने आ सकते हैं, परिणाम बदल सकते हैं, क्योंकि इस बार समीकरण बदले हैं, इक्वेशन बदला है और बदले समीकरण बदले नतीजे ही देते हैं। तो ये 4 अलग अलग क्षेत्रों की बात हमने की और ये चारों जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, इसके परिणाम 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाएंगे, ये तो कम से कम तय है। नमस्कार।